दोस्तों, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने जिंदगी बदल देने वाली स्पीच दी है। इंग्लिश का बैरियर होने के कारण कई लोग इसे नहीं सुन पाए हैं। उनकी बातों को मैं हिंदी में अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे पूरा सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप आनंदित होकर आंदोलित हो उठेंगे। यह आपके मन में एक विस्फोटक एनर्जी देगा। वीडियो में हुई गलती के लिए आपसे माफी चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व की सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको एक सच बता दूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूं और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुंचा हूं। आज मैं अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स से कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पर आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और इनका मतलब यही था कि मुझे कोई गोद ले ले और वह भी कॉलेज ग्रेजुएट हो। यह सब पहले से ही तय था। मैं एक वकील के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन मेरा जैसे ही जन्म हुआ लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो एक लड़की चाहिए थी। आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी असली माता को पता चला कि गोद लेने वाले कॉलेज ग्रेजुएट से नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने अंतिम पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को यह वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। इसीलिए मेरी माँ मान गई और मुझे गोद ले लिया गया। इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और मैं 17 साल के बाद कॉलेज गया। लेकिन मैंने गलती से स्टैनफोर्ड की तरह ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे माता पिता का सारा धन मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगा और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं लग रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ और कॉलेज क्या मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यही चीज बहुत डरावनी लगी, लेकिन बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह जिंदगी का मेरा सबसे बढ़िया निर्णय था। वह मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और यह सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसीलिए मैं दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल को वापस कर कर खाना खाता था। रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, ताकि मैं कम से कम हफ्ते में एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं। और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज छोड़ना मेरा बेस्ट निर्णय था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ पर कैलोग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर पर हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं इसे अच्छी तरह सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप केसेस के बारे में सीखा और अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा। और किसी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक था और आर्टिस्टिक भी था। इसे विज्ञान के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। यह सब मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था और उस समय मेरा ऐसा कोई भी मत नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर
बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टी टाइपफेसेस नहीं होते, और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद में बीते समय को देखता हो तो मुझे साफ नजर आता है आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने कट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा उस समय जब भी आप अलग चल रहे होंगे, और यह बात आपको सबसे अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी की पहली सीख यही है कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। आप जो कर रहे हैं वह किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिससे प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। रोज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने धकापेल मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश प्रकट किया और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक होशियार आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि यह मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरह 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो कि मेरी पूरी जिंदगी का सपना था वह खत्म हो चुका था और यह मुझे पूरी तरह बर्बाद करने वाला था। मुझे कुछ महीनों तक कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और मुझे एक बार तो वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए अभी भी तैयार हूं और एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं और इसीलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया, लेकिन अब मुझे यह लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आजादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 साल में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो कि मेरी धर्म पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया और आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो यह सब मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी और एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत छोड़िए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सचमुच ही एंजॉय करते हो, क्योंकि काम आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ एक तरीका है कि आप जो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वह करें जो आप करना पसंद करते हैं। और आपको अभी वह काम नहीं मिला है तो आप रोकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है वह आपको जब भी मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है वह समय के साथ साथ और भी अच्छा होता जाएगा। इसीलिए
काम को खोजते रहिए और रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था कि यदि आप हर एक दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तब आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों में से हर सुबह शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज जो करने वाला हूँ क्या वह मैं करता। अगर इसका आंसर ना है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना ही है किसी भी चीज के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है। मेरे पास 3 से 6 महीने ही बचे हैं और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि उनका मतलब था कि मैं अपने मरने की तैयारी कर लूं और वह चीजें जो आप 10 साल में करने वाले थे वह बचे दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस टेंशन से पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया। एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस समय मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ उपस्थित जो भी था उन्होंने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक पहुँचूं भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगिक और बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं और आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है वह है मृत्यु। हर जिंदगी बदलती है, पुराने समय को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। इस समय आप लोग नए हैं, कुछ दिनों में आप लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बहुत ही सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी में जीकर मत व्यर्थ कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, दूसरे के शोर में अपनी आवाज को मत दबाइए। आप सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वह जानता है कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हो। पहले अपनी दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए और मूर्ख बने रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। और आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं, तब आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए भूखे रहिए और मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्पित कुमार भट्ट आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके कुछ काम आ सकेगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।